दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं रडार लेवल ट्रांसमीटर का जो वर्किंग होता है, यानी कि जो इंटरनल जो वर्किंग होता है, उसके बारे में बात करेंगे कि रडार लेवल ट्रांसमीटर होता क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है और ये जो वेव या पल्स जो यूज़ किया जाता है इसमें उसकी स्पीड कितनी होती है। इसके बाद इसमें जो मेन जो वर्किंग इंटरनल जो वर्किंग प्रोसीजर है उसके बारे में बताएँगे कि इसमें क्या-क्या लगा रहता है, कैसे काम करता है, सेंसर कौन-सा रहता है यानी कि ट्रांसमीटर सर्किट और रिसीवर सर्किट कैसे रहता है, एंटीना कितने टाइप का होता है और एंटीना का क्या काम होता है, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे रडार लेवल ट्रांसमीटर अगर है तो हम रडार के बारे में बात करेंगे, रडार क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि रडार जो होता है RADAR तो रडार का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है RA से जो होता है रेडियो है और D से होता है डिटेक्शन, A का मतलब है एंड और R से होता है रेंजिंग यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का मतलब ये हुआ है कि ये जो रडार है ये रेडियो वेव्स का यूज करके किसी भी मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए, किसी सरफेस को डिटेक्ट करने के लिए और उसका रेंजिंग करने के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं रडार यानी कि रेडियो सिग्नल का यूज करके किसी मटेरियल को डिटेक्ट करके और फिर उसको रेंजिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको रडार बोला जाता है। अब रडार लेवल ट्रांसमीटर का जो हम बात करें कि रडार लेवल ट्रांसमीटर क्या होता है, तो रडार का मतलब हो गया कि रेडियो वेव्स का यूज़ करके। अब रडार लेवल ट्रांसमीटर ये जो का मतलब ये हो गया कि रेडियो वेव्स या फिर माइक्रो वेव्स या फिर रडार सिग्नल का यूज़ करके हम किसी सरफेस का लेवल मेज़रमेंट करते हैं या फिर किसी फ्लूइड का लेवल मेज़रमेंट करते हैं किसी टैंक में या फिर किसी सम्प में, तो उसी को बोला जाता है रडार लेवल ट्रांसमीटर। यानी कि हम उस लेवल को ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरे जगह। तो रडार लेवल टाइप टाइप का ट्रांसमीटर का अगर कोई पूछे कि रडार लेवल ट्रांसमीटर क्या है? कि रडार लेवल ट्रांसमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेडियो वेव्स या फिर माइक्रो वेव्स का यूज़ करके हम लोग उसके द्वारा लेवल का मेज़रमेंट करता है। अब ये लेवल मेज़रमेंट किसी सरफेस का हो सकता है यानी कि मान के चलिए कि कोई फ्लूइड हो गया किसी टैंक का या फिर किसी सम्प का। तो ये इसका इंट्रो हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल कि रडार लेवल ट्रांसमीटर जो होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारे रडार टाइप के लेवल ट्रांसमीटर आते हैं ये 2 वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करते हैं। 2 बोले तो किसी एक पे ही काम किया जाता है लेकिन 2 तरीके से ये काम करता है। पहला जो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरा जो होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंटीन्यूअस वेव यानी कि एफएमसीडब्ल्यू। तो पहला जो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि टीओएफ। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से हमारा अल्ट्रासोनिक टाइप का लेवल ट्रांसमीटर काम करता है, तो सेम उसी तरीके से ये इसमें भी हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि रडार लेवल ट्रांसमीटर का जो पहला वर्किंग प्रिंसिपल है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होता है कि जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी हमारा जो वेव होता है, चाहे रडार वेव हो या फिर अल्ट्रासोनिक वेव हो, इनकी एक फिक्स स्पीड होती है। जैसे कि अगर रडार वेव की बात करें तो रडार वेव जो होता है या फिर माइक्रोवेव जो होता है, अब इसकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के इक्वल होता है। अब इसकी स्पीड जो है थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है जैसे कि वैक्यूम में स्पीड अलग हो सकता है, एयर में अलग हो सकता है, किसी लिक्विड में अलग होता है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो देखा जाता है वो हम क्योंकि हम लेवल ट्रांसमीटर लेवल मेज़रमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम एयर में देखेंगे, इसकी स्पीड जो है एयर में। तो रडार जो सिग्नल होते हैं यानी कि रेडियो वेव्स या फिर माइक्रोवेव्स जो होता है, ये इसका जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। अब अब मान लीजिए इसका स्पीड जो हमें पता हो गया, तो आपका जो हमने पढ़ा होगा कि 4 बराबर दूरी बटा समय, तो सेम वही फ़ॉर्मूला जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। कि जब हमारा कोई पल्स जो होता है ट्रांसमिट होता है, जैसे ट्रांसमीटर किसी सम्प के ऊपर माउंट रहता है और वहाँ से ट्रांसमीटर कोई पल्स को ट्रांसमिट करता है, फिर ट्रांसमिट होने के बाद कुछ जो टैंक में हमारा लेवल जो होता है किसी भी लिक्विड का, उस लेवल के सरफेस से पल्स जो होता है टकरा के फिर रिफ्लेक्ट होके ऊपर आता है। ट्रांसमीटर के एंटीना जो है फिर से उसको रिसीव कर लेता है। तो जो सिग्नल को ट्रांसमिट होने का टाइम है और फिर से रिसीव होने का टाइम है, वो जो टाइम है वो टाइम का कैलकुलेशन कर लिया जाता है और हम ट्रांसमीटर में क्या किए रहते हैं कि एक्चुअल जो टोटल टैंक का एम्प्टी लेवल जो होता है टोटल लेवल, उसको हम पहले से उसमें फीड किए रहते हैं।
तो उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो पल्स जाता है और आता है तो वो टाइम के हिसाब से उसका दूरी मेज़रमेंट कर लिया जाता है, डिस्टेंस मेज़रमेंट कर लिया जाता है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जितना खाली है, टैंक जितना खाली है वो मेज़रमेंट कर लिया जाता है। तो उसके बाद क्या क्या करता है ट्रांसमीटर उसको जो टोटल टैंक का हाइट है उसमें से डिस्टेंस को माइनस करके वो लेवल का पता लगा लेता है। तो इसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ फ्लाइट मेथड, यानी कि टाइप ऑफ फ्लाइट जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल पे अगर ये ट्रांसमीटर काम कराता है, तो इसमें हमारा जो फ़ॉर्मूला जो होता है D इक्वल टू C इंटू टी बाई टू, यानी कि डी माने हो जाएगा कि डिस्टेंस और सी जो हो जाएगा वो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई टी इन टी बाई टू, टी जो यहाँ पे हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। यानी कि एक पल्स जो है उसको ट्रांसमिट से सरफेस से टकरा के वापस आने तक जो रिसीवर रिसीव करता है उसके बीच का जो टाइमिंग है वो हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद डिवाइडेड बाई टू। तो ये इसका फार्मूला है हमें डिस्टेंस निकालने का। इस डिस्टेंस से जो है आप इसका सॉरी इस फ़ॉर्मूले से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं और अगर आपको डिस्टेंस अगर पता चल जाएगा, तो डिस्टेंस से आप लेवल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लेवल जो होता है किसी भी टैंक का, जितना हमें लिक्विड जो भरा रहता है उसको हम लेवल बोलते हैं और जितना टैंक खाली रहता है उसको डिस्टेंस बोला जाता है। तो अगर मान लीजिए आप कोई टैंक का आपको फुल लेंथ पता है, अगर मान के चलिए 10 मीटर का कोई हमारा टैंक है, अब 10 मीटर में अगर 3 मीटर आपका डिस्टेंस बता रहा है कोई ट्रांसमीटर, तो जनरली आप उसे 3 मीटर को माइनस कर सकते हैं 10 मीटर में, तो पता चल जाएगा कि 7 मीटर जो है हमारा उसमें लेवल लिक्विड का भरा हुआ है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट मेथड पे काम करता है। तो अगर आपको डिस्टेंस लेवल मेज़रमेंट करना है तो लेवल का फ़ॉर्मूला L इज़ इक्वल टू ई माइनस डी। अब यहाँ पे एल जो है लेवल हो गया, ई जो हो गया एम्प्टी डिस्टेंस हो गया या फिर टैंक का जो है टोटल हाइट हो गया, माइनस डी, डी का यानी कि डिस्टेंस। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट मेथड से आप लेवल कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा वाला जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंटिन्यूअस वेव, यानी कि एफएमसीडब्ल्यू। तो एफएमसीडब्ल्यू में क्या होता है कि इसमें भी हमारा उसी तरीके से हाई फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है वो एमिट किया जाता है ट्रांसमीटर का जो ट्रांसमिटिंग सर्किटरी होता है उसके थ्रू। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें टाइम जो होता है टाइम के अकॉर्डिंग नहीं मेजरमेंट करता। इसमें इस वाले फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड का मतलब ये हो गया कि जो फ्रीक्वेंसी हम एमिट करेंगे स्टार्टिंग से, तो वो जो फ्रीक्वेंसी जैसे-जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी जो है, जो पल्स जो है, वो पल्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ते जाएगा। यानी कि मान लीजिए एक ट्रांसमीटर जो है कोई पल्स को अगर एमिट किया, तो जैसे-जैसे टाइम बढ़ेगा तो टाइम के अकॉर्डिंग उस पल्स या फिर वेव की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो जो स्टार्टिंग जो हमारा वेव एमिटेड जो वेव होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर जो है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो उसको रीड करके रखेगा। फिर जैसे ही वो पल्स जो जाएगा लेवल से टकरा के आएगा, तो जाने का जो पल्स का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो डिफरेंस होगा। वो टकरा के जब वापस आएगा किसी सरफेस से, जब रिसीवर उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को भेजेगा, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाएगी यानी कि अलग हो जाएगी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, उससे पता चल चल जाता है क्योंकि जो वेव है, पल्स जो है, उसकी स्पीड जो है फिक्स है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो वो स्पीड ऑफ लाइट वहाँ पहले से ट्रांसमीटर में सेट किया गया रहता है, पल्स का कितना स्पीड है। अब कितना टाइम पे वो कितना फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है, कितने देर में कितना फ्रीक्वेंसी उसका चेंज होता जाएगा, तो उसी तरीके से कैलकुलेट हो जाता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंटीन्यूअस वेव। जैसे कि पहले वाले में क्या किया कि आने और जो सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव का जो टाइम था उसके द्वारा निकल रहा था। लेकिन ये जो था सिग्नल ये क्या कर रहा है कि पल्स का ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग होने के बीच में कितना फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, यानी डेल्टा एफ यानी कि डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डी, यानी कि सॉरी इज इक्वल टू हम नहीं बोल सकते यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू डी। तो जो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमारे डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरीके से इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंटीन्यूअस वेव जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल होता है तो इसमें इस तरीके से काम करता है। तो 2 टाइप के हमारे वर्किंग प्रिंसिपल होते हैं रडार टाइप लेवल ट्रांसमीटर के। अब हम बात करते हैं कि रडार टाइप लेवल ट्रांसमीटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए 2 टाइप के जो है हमारा रडार रडार टाइप के लेवल ट्रांसमीटर जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। पहला जो होता है गाइडेड वेव रडार। गाइडेड वेव रडार यानी कि जीडब्ल्यूआर, इसमें क्या किया जाता है कि एक प्रोब का यूज़ किया जाता है
अब ये रॉड जो होता है वो एक प्रोब का काम कर रहा है, वो रॉड जो है पूरा टैंक में नीचे तक गया रहता है। तो ये हमारा गाइडेड वेव रडार होता है। गाइडेड वेव का मतलब होता है कि जो वेव या फिर पल्स जो यूज किया जाता है उसको गाइड किया जाता है एक ट्यूब के द्वारा, तो इसीलिए इसको गाइडेड वेव रडार बोला जाता है। और दूसरा जो होता है दोस्तों, थ्रू एयर रडार, यानी कि नॉर्मल जो हम लोग रडार टाइप का लेवल ट्रांसमीटर जो यूज करते हैं जिसमें एंटीना जो लगे रहते हैं, जिसको हम नॉन कांटेक्ट टाइप का बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं थ्रू एयर रडार, यानी कि TAR। ये एयर के थ्रू जो है रडार इसका जाता है और फिर रिटर्न आ जाता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है थ्रू एयर रडार या फिर नॉन कांटेक्ट टाइप। और जो गाइडेड वेव रडार जो होता है GWR, वो कांटेक्ट टाइप का होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कहाँ पे किसका यूज किया जाता है, इसका हम अलग वीडियो में आपके बारे में इसके बारे में बताएंगे। बाकी आगे हम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि जो हमारा रडार लेवल ट्रांसमीटर जो होता है उसमें कौन सा वेव जो पल्स जो कौन सा पल्स यूज किया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो देखिए जनरली जो होता है, जो हमारा रडार टाइप लेवल ट्रांसमीटर जो होता है इनमें रडार वेव्स जो यूज किया जाता है, रडार का मतलब होता है कि रेडियो वेव्स। अब ये जो रेडियो वेव्स होता है जो कि रेडियो में यूज किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही रेडियो वेव्स कहा जाता है, या फिर माइक्रोवेव भी इसको हम बोलते हैं। तो वही रेडियो वेव या माइक्रोवेव जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, इसका यूज किया जाता है रडार लेवल मेजरमेंट में। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये गीगाहर्ट्ज में होती है। जनरली 6 गीगाहर्ट्ज, 10 गीगाहर्ट्ज या फिर 26 गीगाहर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है लेवल मेजरमेंट करने के लिए, कोई भी ट्रांसमीटर जो आता है। इनके अलावा जो अभी के समय में जो हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रांसमीटर्स हो गए हैं या रडार सिस्टम हो गया जिनमें 80 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का भी यूज किया जाता है, लेकिन सामान्यतः 6 गीगाहर्ट्ज, 10 गीगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। तो रडार लेवल ट्रांसमीटर में जो हमारी वेव या फिर पल्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गीगाहर्ट्ज में होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि स्पीड ऑफ वेव यानी कि जो पल्स यानी कि जो रेडियो वेव्स जो यूज किया जाता है उसकी स्पीड कितनी होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट की हमने आपको बताया था कि जो प्रकाश की जो चाल होती है उसके इक्वल इसका स्पीड होता है रेडियो वेव्स का, इसीलिए इतना फास्ट ये काम करता है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो हमने बताया था कि अलग अलग मीडियम में हो सकता है, लेकिन एक नॉर्मली जो स्पीड होता है वो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका रफ्तार होता है स्पीड ऑफ लाइट का। तो यानी कि जो रेडियो वेव्स जो होते हैं उनका भी स्पीड जो होता है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड का स्पीड होता है। इसी स्पीड से ये ट्रेवल करता है एयर में। अब ये इसका स्पीड ऑफ वेव या पल्स हो गया। उसके बाद बात करेंगे वर्किंग प्रोसीजर के बारे में। वर्किंग प्रोसीजर यानी कि हम पूरा एक इंटरनल जो इसका वर्किंग होता है एक लेवल ट्रांसमीटर में क्या-क्या पार्ट्स लगे रहते हैं, कौन-कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा रहता है और किसका क्या काम रहता है, इसके बारे में बात करेंगे। और एंटीना जो होता है वो एंटीना कितने टाइप्स का होता है, उसका क्या-क्या काम होता है। तो चलिए हम वर्किंग प्रोसीजर जो है आपको एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझाते हैं कि कौन से पार्ट का क्या काम रहता है, कैसे सिग्नल जो है इसमें जनरेट होता है और फिर कैसे इसका इंटरनल प्रोसेसिंग होता है। तो दोस्तों जैसा कि अभी देखिए आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे जो कि हमारा एक पूरा ब्लॉक डायग्राम है रडार टाइप लेवल ट्रांसमीटर का। इसमें हमने इस ब्लॉक डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एक सबसे राइट साइड में एक ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जिसका हमें लेवल पता करना है। और उसके बाद जो ऊपर वाले जो सर्किट है जो हमने हाईलाइट किया हुआ है, ये हमारा ट्रांसमीटर सर्किट है। बाकी नीचे वाला जो है सर्किट ये रिसीवर सर्किट है। बाकी इसके अदर जो हैं वो हमारे इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, जो डाटा को एनालिसिस करने के लिए। तो चलिए एक-एक करके हम बताते हैं कि किस तरीके से ये जो इसका इंटरनल जो है पार्ट्स क्या-क्या है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जो शुरुआत होता है इसका जो ट्रांसमीटर सर्किट है, वो होता है वेवफॉर्म जनरेटर से। वेवफॉर्म जनरेटर का मतलब होता है कि पल्स जनरेटर। अब ये जो पल्स जनरेटर जो होता है, जो कि पल्स को जनरेट करता है, वो एक मेन जो इसमें एलिमेंट होता है वो होता है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर्स के द्वारा ही हम पल्स या फिर वेवफॉर्म जनरेट करते हैं इस ट्रांसमीटर्स के अंदर। जैसा कि जिन्होंने भी स्टडी किया होगा तो उनको पता होगा कि ऑसिलेटर पल्स जनरेट करने के लिए या फिर वेवफॉर्म जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे पहले वेवफॉर्म जनरेट किया जाएगा, उसके बाद वेवफॉर्म जो जनरेट करने के बाद आगे यहाँ पे लगा रहता है देखिए मॉड्यूलेटर। अब ये मॉड्यूलेटर का क्या काम रहता है? मॉड्यूलेटर का जो मेन काम होता है कि पल्स का शेपिंग करना और उसका मैचिंग करना है।
पल्स शेपिंग मैचिंग में क्या होता है कि इसमें फ़िल्टरिंग होता है, जैसे कि रिक्वायर्ड जितनी फ्रीक्वेंसी हमें देनी है, आगे जो पल्स या फिर वेव का जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होगा, उतने का ये फ़िल्टरिंग करेगा, उसका पल्स का शेपिंग करेगा और उसको मैचिंग कराएगा। उसके बाद मॉड्यूलेट करके उस सिग्नल को हमें आगे फीड कर देता है। आगे हमारा लगा रहता है पावर एम्पलीफायर। अब ये पावर एम्पलीफायर क्या करेगा कि सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, इसको गेन दे देता है, यानी कि इसको पावर जो है सिग्नल का पावर को एम्पलीफाई कर देता है आगे ट्रांसमिट होने के लिए। यानी कि सिग्नल को एम्पलीफाई करने का मतलब होता है कि ट्रांसमिट करना। जैसे हमें किसी में एक जगह से दूसरे जगह सिग्नल को भेजना रहता है, जो ट्रांसमिट करना रहता है, तो उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर दी किया जाता है ताकि वहाँ तक जो है पूरा सिग्नल जो है उसको रिसीव हो मिल सके या फिर जा सके। तो यहाँ पे पावर एम्पलीफाई का काम यही रहता है कि जो हमारा पल्स है या फिर जो वेवफॉर्म है, उसको एम्पलीफाई कर देता है। एक जी डिज़ायर्ड जो फ्रीक्वेंसी होती है, उतने तक एम्पलीफाई करके आगे ट्रांसमिट कर देता है। तो यहाँ पे जो कुल मिला के पावर एम्पलीफायर का जो काम है, वो सिग्नल को ट्रांसमिट करना आगे तक। उसके बाद जैसे ही जो हमारा वेव या पल्स जो होता है वो ट्रांसमीटर सर्किट से जब आगे जाता है, तो आगे एक लगा रहता है डुप्लेक्सर या फिर मिक्सर भी बोला जाता है। ये डुप्लेक्सर जो है एंटीना के साथ में ही अटैच रहता है। अब डुप्लेक्सर के यहाँ पे क्या काम कर रहता है कि ये क्या करता है कि एंटीना को अलाउ करता है कि एज ए वो ट्रांसमीटर और रिसीवर सर्किट अलग-अलग काम करने के लिए। ये डुप्लेक्सर का ही काम करता है कि एक ही एंटीना को रिसीवर में भी काम कराता है और ट्रांसमीटर के जैसे भी काम करता है। तो ये डुप्लेक्सर क्या करता है कि जो हम वेवफॉर्म जो होता है, जो पल्स होता है, हम इस ट्रांसमिट करते हैं, उसको क्या करता है कि ये जो है रिसीवर साइड नहीं आने देता है, उसको सीधे एंटीना पे फीड करके सीधे आगे ट्रांसमिट होने के लिए दे देता है। उसके बाद जो एंटीना होता है, एंटीना के थ्रू जो सिग्नल होते हैं, जो पल्स होता है, वो आगे हमारा एमिट हो जाता है, रेडिएटेड हो जाता है। अब रेडिएटेड तो जहाँ पे मेजरमेंट करना होता है, जिस ऑब्जेक्ट को टारगेट करना होता है, वहाँ पे जाके टकराता है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद उसका जो इको सिग्नल आता है, यानी जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जो पल्स आता है, फिर वो जो पल्स है उसी एंटीना वो जो है उसमें रिसीवर सर्किट भी लगा रहता है। वो एंटीना जो उसको रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद फिर से वो डुप्लेक्सर में आएगा। डुप्लेक्सर फिर क्या करेगा कि जो सिग्नल है, रिसीव्ड पल्स जो है, इको पल्स जो है, उसको ट्रांसमिटिंग सर्किट की तरफ जाने से रोकता है और उसको रिसीवर सर्किट की तरफ फीड करता है। तो डुप्लेक्सर का यहाँ पे यही काम रहता है कि जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है, उसको रिसीवर की तरफ नहीं आने देता है, जो इको सिग्नल है, उसको ट्रांसमिटेड सिग्नल की तरफ नहीं जाने जाने देता है। उसके बाद जैसे ही हमारा इको पल्स जो है डुप्लेक्सर से होते हुए जब आगे रिसीवर सर्किट में एंटर करता है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में हमारा लगा रहता है एलएनए, जिसको हम लो नॉइज़ एम्पलीफायर बोलते हैं। अब ये लो नॉइज़ एम्पलीफायर जो क्या करता है कि जो इको सिग्नल जो आता है वो होता है आरएफ सिग्नल, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो उसको वो जो होता है वहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी होता है, लो नॉइज़ एम्पलीफायर जो है वहाँ पे उसको एम्पलीफाई कर देता है। तो लो नॉइज़ एम्पलीफायर जो है वो क्या करेगा कि जो आरएफ सिग्नल आ रहा है, उस आरएफ सिग्नल को एम्पलीफाई करके आगे फीड कर देता है। एक मिक्सर और एलओ सर्किट लगा रहता है इनके पास। तो ये एलओ और मिक्सर जो है ये दोनों क्या करते हैं, इसको जो आरएफ सिग्नल है, आरएफ सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है आईएफ सिग्नल में। आईएफ का मतलब होता है कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो जो मिक्सर है, मिक्सर के बाद की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रहता है। अब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे यहाँ पे एक लगा रहता है आईएफ एम्पलीफायर, यानी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर क्या करेगा कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई कर देगा डिजायर्ड जो फ्रीक्वेंसी है उस लेवल तक। उसके बाद आगे जो लगा रहेगा यहाँ पे डिमॉड्यूलेटर या फिर डिटेक्टर। अभी डिमॉड्यूलेटर और डिटेक्टर का क्या काम रहता है, सिग्नल को डिटेक्ट करना, यानी कि जो ओरिजिनल हमारा जो सिग्नल है उसको डिटेक्ट करना। अब डिमॉड्यूलेटर क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए जो हमारा इको पल्स जो आ रहा था, जो सिग्नल आ रहा है, तो कैरियर सिग्नल भी रहता है, उसके साथ-साथ में नॉइज़ सिग्नल भी रहता है। तो जो हमारा ओरिजिनल जो सिग्नल होता है उसको डिटेक्ट करना और बाकी जो नॉइज़ सिग्नल जो आया हुआ रहता है, उस नॉइज़ सिग्नल को उसके साथ अलग करना, ये हमारे डिमॉड्यूलेटर का काम रहता है या फिर डिटेक्टर का काम करता है। तो यहाँ पे डिटेक्टर क्या करेगा कि ओरिजिनल सिग्नल को डिटेक्ट कर लेगा और जो नॉइज़ सिग्नल है उनको फ़िल्टर कर देगा। तो यहाँ पे इसके डिमॉड्यूलेटर के अंदर में भी हमारे फ़िल्टर सर्किट भी इनबिल्ट रहता है, फ़िल्टर मैच फ़िल्टर लगा रहता है, जो कि हमारे फ़िल्टर कर देता है, इको सिग्नल जो आता है उसमें से नॉइज़ को अलग कर देगा, ओरिजिनल सिग्नल को डिटेक्ट कर लेगा।
उसके बाद जो है आगे फिर से एक और एम्पलीफायर लगा रहता है। उसका काम क्या होता है कि आगे जो हमारा आईएफ सिग्नल जो आ रहा है, इंटरमीडिएट सिग्नल, उसको क्या करेगा कि एम्पलीफाई करके उसको मैक्सिमाइज़ कर देगा, यानी कि सफिशिएंट गेन उसको प्रोवाइड करा देता है उस सिग्नल को। तो इसका जो लास्ट वाला जो एम्पलीफायर, इसका मेन यही काम है कि जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल आ रहा है, उसको सफिशिएंट गेन प्रोवाइड करना, इसका इस एम्पलीफायर का काम करना है। यानी उस सिग्नल को उसका जो मैक्सिमम जो लेवल है उसको एम्पलीफाई कर उस तक एम्पलीफाई करना इस एम्पलीफायर का काम रहता है। उसके बाद ये रिसीवर सर्किट जो है कंप्लीट होता है। अब रिसीवर सर्किट एक ओरिजिनल सिग्नल को डिटेक्ट करके जो जैसे हम जो सिग्नल ट्रांसमिट किए थे उसके साथ जो नॉइज़ आता था, उस पूरे नॉइज़ को कैंसलेशन करने के बाद जो ओरिजिनल हमारा पल्स जो है उसको डिटेक्ट करने के बाद लास्ट में हमारा दे देता है एडीसी। एडीसी का यहाँ पे काम करना रहता है कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी जो एनालॉग सिग्नल जो आ रहा है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके लिए यहाँ पे एडीसी हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक एक सर्किट लगा रहता है जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए कन्वर्टर इंस्टॉल, यही होता है एडीसी का काम। अब एडीसी के बाद जैसे ही हमारा जो सिग्नल है आगे जाएगा, तो आगे जाने पे हमारा लगाया रख गया रहता है डीएसपी, यानी कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर या फिर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। यहाँ पे क्या होगा कि जो डिजिटल सिग्नल जो जाता है उसका प्रोसेसिंग होता है, साथ साथ में जो डीएसपी जो होता है वेव फॉर्म जनरेटर के साथ में भी हमारा कनेक्टेड रहता है, ताकि जो एनालिसिस करते रहे कि जितना जो सिग्नल हम यहाँ पे यानी कि रेडिएटेड किए थे, ट्रांसमिट किए थे, और रिसीव जो सिग्नल जो है वो उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए उसके साथ भी कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर उस सिग्नल को प्रोसेसिंग करेगा, कैलकुलेट करेगा और एनालिसिस करेगा उसके ऊपर कि कितना टाइम लगा उसको जाने में, कितना टाइम लगा उसको आने में, सारा चीज़ का एनालिसिस करने के बाद डिजिटल सिग्नल का प्रोसेसिंग करने के बाद फिर से इसके साथ में अटैच रहता है कंट्रोलर। कंट्रोलर जो है उसको कैलकुलेट करेगा, उसको पूरा एनी टाइम उसको डाटा को जो है जो हम डाटा पैरामीटर जो सेट करते हैं वो कंट्रोलर के अंदर में ही हम करते हैं। तो उस कंट्रोलर जो है उसी डाटा के हिसाब से उसको मैच करा के, और जो डिस्प्ले है वो डीएसपी और कंट्रोलर दोनों के साथ अटैच रहता है। उस डीएसपी में जो हमारा डाटा है वो शो करने लगता है, जो भी लेवल होगा वो शो करने लगता है। तो देखिए, अब डीएसपी का एक और हम यहाँ पे मेन जो काम बताते हैं। जो डीएसपी जो होता है, डीएसपी जो क्या करता है कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब ये होगा कि जितना वेवफॉर्म जिस फ्रीक्वेंसी से हम एम्पलीफाई किए, मान के चलिए उतने फ्रीक्वेंसी के तक ही एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट किया गया है कि उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर ऊपर का अगर हमें सिग्नल हमें रिसीव होता है, तब ये समझेगा कि हमें कोई डाटा आगे सामने जो है प्रेजेंट है। अगर उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम फ्रीक्वेंसी हमें रिसीव होता है, तो ये समझेगा कि कोई आगे जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है अब या फिर कोई मटेरियल जो है अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे डीएसपी क्या काम करेगा कि डीएसपी के अंदर जो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू जो सेट किया रहता है, तो मान के चलिए कि कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट है हमारा डीएसपी में, तो अब डीएसपी के जो हमारा रिसीवर का जो आउटपुट आएगा, अगर रिसीवर का जो आउटपुट है वो जो थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर ग्रेटर है, यानी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है, तो ये डीएसपी जो है यही डिसीजन लेगा कि सामने जो है कोई ऑब्जेक्ट हमारा अवेलेबल है या नहीं है। अगर उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर लो आता है, तो डीएसपी जो है डिसाइड कर लेता है कि आगे जो है कोई मटेरियल या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो है अवेलेबल नहीं है, कोई मटेरियल जो है प्रेजेंट नहीं है। यानी कि ओरिजिनल सिग्नल नहीं मिल रहा है, केवल नॉइज़ सिग्नल मिल रहा है। तो ये इस प्रकार का जो काम होता है वो किसी मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए रहता है। अब कंटीन्यूअस लेवल मेज़रमेंट में इस तरीके से नहीं होता। कंटीन्यूअस लेवल मेज़रमेंट में पहले ही सिग्नल की फ़िल्टरिंग की जाती है, और डीएसपी जो है उस सिग्नल को जो जितना हमें ट्रांसमिट किया गया रहता है, उसी सिग्नल को मैच करा के आगे कंट्रोलर को दे देता है। तो अगर आप एक चीज़ इसमें और है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है, जैसे कि हमने थ्रेशोल्ड बोला था, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि थ्रेशोल्ड क्या होता है, तो थ्रेशोल्ड क्या होता है कि सेट पॉइंट ऑफ सिग्नल होता है, या फिर एक्चुअल बैंडविड्थ ऑफ पल्स। जो हमारा जो पल्स ट्रांसमिट हो गया उसका एक्चुअल जो बैंडविड्थ क्या था, उसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। वही जो थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारे डीएसपी में सेट रहता है, उस बैंडविड्थ से ज़्यादा ही सिग्नल हमें मिलेगा, तभी जो डीएसपी डिसाइड करेगा कि सामने कुछ मटेरियल है, अदरवाइज़ उसको एज़ ए नॉइज़ समझ लेता है। और इसीलिए हमारा जो ट्रांसमीटर है कभी-कभी देखिएगा कि सही से डाटा आउटपुट में हमें नहीं मिलता है, नॉइज़ सिग्नल की वजह से ही। तो ये हमारा डीएसपी का ही ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, उसमें हमारा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर लगा रहता है, उसी का प्रॉब्लम होता है। तो ये था दोस्तों एक रडार लेवल ट्रांसमीटर का इंटरनल पार्ट्स और इसके बारे में इस एक-एक का वर्किंग।
जो होता है इसके बाद जो एंटीना एंटीना जो देखे होंगे कि कोई भी जो रडार टाइप के जो लेवल ट्रांसमीटर होता है उसमें लंबे लंबे जो है एंटीना यूज किया जाता है। तो ये जो एंटीना होता है ये एंटीना ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का काम करता है। इनमें इनबिल्ड होता है, ट्रांसमीटर सर्किट भी इनबिल्ड अटैच रहता है, रिसीवर सर्किट भी इनबिल्ड होता है। इनमें एक डुप्लेक्सर का हमने बताया था कि जैसे डुप्लेक्सर जो यूज़ किया था वो डुप्लेक्सर ही पल्स को अलग-अलग करता है, ट्रांसमिटिंग सिग्नल को अलग रिसीवर सर्किट की तरफ नहीं जाने देता है और इस इको पल्स जो होता है उसको ट्रांसमिटिंग साइड नहीं जाने देता है, तो डुप्लेक्सर का काम होता है। अब ये जो एंटीना होता है इसके बारे में एक चीज़ बताते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि कई ऐसे ट्रांसमीटर आते हैं जिनमें किसी में चौड़ा एंटीना होता है और किसी में जो होता है पतले-पतले एंटीना आते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है? चौड़ा और पतला से क्या फ़र्क पड़ता है कि तो देखिए जो अगर हमारा एंटीना जो है लंबाई की बात हम नहीं कर रहे हैं, लंबा तो होता ही रहता है, लेकिन लंबा होने के बाद अगर पतला है या फिर चौड़ा है, अगर हमारा पतला है, कोई भी एंटीना का साइज़ अगर लंबाई के साथ पतला है तो यानी पतला का मतलब कम डाया वाला है, तो उसमें जो है हाई फ्रीक्वेंसी वेव या फिर पल्स का यूज़ किया जाता है। जितना पतला होता जाएगा समझिए कि उतना ही फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा है और जितना चौड़ा होता है हमारा एंटीना का वो डाया, यानी कि उसमें लो फ्रीक्वेंसी का या फिर कम फ्रीक्वेंसी या फिर कम फ्रीक्वेंसी का वेव या फिर पल्स का यूज़ किया गया रहता है। तो ये डिफ़रेंस होता है एक कम डाया का एंटीना और एक अधिक डाया का एंटीना में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।